अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बुक के अंदर ये वाला टॉपिक है बोहर एटॉमिक मॉडल। अच्छा, ये बुक में देखिए आप लोग, ये पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है तो यहाँ पे पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है, जिससे याद करना नाइन्थ वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने ना इसकी हेडिंग बनाई हुई है अलग से, तो वहाँ से मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इसमें से जो जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, जो जो एमसीक्यूज बनेंगे, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। और आपने पेपर में कैसे लिखना है ये आप मेरे नोट्स से भी आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने हेडिंग बनाई हुई है, इसी तरह अगर आप पेपर में लिखेंगे तो आपके नंबर भी ज़्यादा आएंगे और उस तरह याद करना भी आसानी हो जाएगी। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है और कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, हम बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले इसे हम समझ लेते हैं। इससे पहले रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया था, यानी रदरफोर्ड ने एटम के बारे में बयान किया था। ठीक है, उसमें कुछ जो थे इशू थे, यानी कि वो ठीक नहीं था। उस क्वेश्चन के वो जो उसमें मसले थे उनका आंसर देने के लिए बोहर ने फिर अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था। जिसे मैं आपको बता देता हूँ कि रदरफोर्ड ने ये कहा था कि एटम के गिर्द, रदरफोर्ड ने ये कहा था कि एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते हैं, यानी मूव करते हैं। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसने ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया था। सिर्फ ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं, लेकिन वो कहाँ मूव करते हैं। अगर ऐसे मूव करेंगे तो फिर उनका कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए ना, ऐसे तो कैसे पता चलेगा कि इस जगह के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो इस तरह के मसले थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। उनके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोहर ने फिर अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था। यानी कि ये जो मॉडल है ये एटम को एक्सप्लेन करता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह होते हैं, इसमें वो किस तरह मूव करते हैं, एटम होता क्या है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सारी चीज़ें इसने एक्सप्लेन की थी। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की आपने हेडिंग लगानी है। In 1913, Neil Bohr proposed a model for hydrogen atom which is called Bohr atomic model. बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल 1913 के अंदर पेश किया था। और इसने किसको स्टडी किया था? हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कब पेश किया, 1913 में, और हाइड्रोजन को उसने स्टडी किया था और इस मॉडल को बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है कि बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल कब पेश किया था और कौन सा एटम स्टडी किया गया है, हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया था। नेक्स्ट है इसके पास्टुलेट। पास्टुलेट का मतलब है बोहर एटॉमिक मॉडल के पॉइंट्स, कि इसने क्या क्या बातें बताई थी। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन, बोहर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन स्पेसिफिक पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। इलेक्ट्रॉन, बोहर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अराउंड द न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं इन स्पेसिफिक पाथ, एक खास रास्ते में, पाथ कहते हैं रास्ते को। ठीक है, खास रास्ते में रिवॉल्व करते हैं, उन पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एग्जांपल मैं आपको बुक से दिखा देता हूं कि बोहर ने ये कहा है कि ये अगर एटम है तो एटम में दरमियान में ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, तो इसके गिर्द ना एक ऑर्बिट होता है जिसको शेल भी कहा जाते हैं। ये जो सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, इन्हीं शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये जो रास्ता है इनको शेल या ऑर्बिट कहते हैं। ये याद रख लें, ऑर्बिट है। ऑर्बिटल और ऑर्बिट में डिफरेंट है, आगे लफ्ज ऑर्बिटल भी आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो ऑर्बिटल और चीज है, ऑर्बिट और चीज है। ऑर्बिट या शेल। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया कि ऑर्बिट या शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। दूसरी बात इसने ये बताई थी, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट इट्स एनर्जी इज फिक्स। इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, एनर्जी चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे कि हम डायग्राम के अंदर ये देखते हैं कि ये पहला ऑर्बिट, ये वाला पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट। तो हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। ठीक है, आगे ऑर्बिट के बारे में मजीद भी डिटेल्स आएगी। ठीक, मतलब इसकी एनर्जी जो है, इसकी एनर्जी सेम सेम नहीं होगी और चेंज भी नहीं होगी। जैसे जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी रहेगी। ठीक है, फिक्स होती है, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी।
ठीक है। नंबर 3, ground state of atom. When electron is present in the orbit which is closest to the nucleus, when electron जब इलेक्ट्रॉन is present पाए जाते हैं in the orbit में which is closest to the nucleus, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होता है यानी न्यूक्लियस के करीब होता है, its energy is minimum, तो उसकी एनर्जी मिनिमम होती है, and it is called ground state of atom, और इसको हम ground state of atom कहते हैं। पहले तो आप इस बात को ये समझ लें कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के करीब जो ऑर्बिट होगा या जो शेल, ऑर्बिट या शेल एक ही बात है, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जो न्यूक्लियस के यानी कि जो बाहर वाला होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होगी, इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, इससे कम होगी, और इसकी जो एनर्जी है इन दोनों से ज़्यादा होगी, इससे कम होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम है, और मिनिमम कब होगी? जब वो उस ऑर्बिट में होगा जो न्यूक्लियस के करीब है, तो इसको ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर कम है तो वो ग्राउंड लेवल पे है एटम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी गेन करके हाई ऑर्बिट में चला जाता है तो फिर वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता है। नंबर 3 था, नंबर 4 चौथा पॉइंट है, electron is not allowed to occupy a space in between the orbit. Electron is not allowed का मतलब है electron is not present। ठीक है, कहाँ पे? इन स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट के दरमियान में जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे कि ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, इसके दरमियान ये जो स्पेस है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इन ऑर्बिट में होता है जो इस न्यूक्लियस के गिर्द से मूव करता है। ओके, तो ये जो पॉस्टुलेट है, इन्हें पॉस्टुलेट भी कह सकते हैं आप, पॉइंट्स की भी हेडिंग लगा सकते हैं। ये सारी बातें किसने बताई थी? बोहर ने, तो इसको बोहर का एटॉमिक मॉडल ही कहते हैं। नेक्स्ट मैंने हेडिंग लगाई हुई एनर्जी लेवल की। एनर्जी लेवल आएगा तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल हैज अ फिक्स एनर्जी, दीज शेल आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल, कि हर शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी एनर्जी हैज रखते हैं आप फिक्स एनर्जी, एक फिक्स एनर्जी होती है, यानी उनकी एनर्जी चेंज नहीं होती। इन्हीं शेल को इस वजह से एनर्जी लेवल भी कहते हैं, क्योंकि हर शेल की एनर्जी फिक्स है, तो इस एनर्जी जो शेल है इसका एक और नाम बन गया है, इनको हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ये वाले हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मतलब ये जो शेल हैं या जिनको ऑर्बिट कहते हैं, इनके मुख्तलिफ नाम मैंने यूज़ की हैं। इनको शेल भी कहा जाता है, इनको ऑर्बिट भी कहा जाता है, और इनको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। 3 मुख्तलिफ नाम हैं। अगर इनमें से कोई भी आएगा तो आपने डेफिनेशन वही लिखनी है जो शुरू में मैंने आपको बताई है कि द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। ठीक है, 3 इसके मुख्तलिफ नाम हैं। तो एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं हर ऑर्बिट को या हर शेल को? क्योंकि इनकी एनर्जी फिक्स होती है। ओके, नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ द शेल। तो शेल की एनर्जी जो है वो कितनी होती है, किस शेल की एनर्जी या किस ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है, इसके अंदर हम ये देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट शेल इज के शेल। तो पहला शेल जो होता है के शेल होता है, विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के करीब होता है, हैज मिनिमम एनर्जी, और उसकी एनर्जी मिनिमम होती है यानी सबसे कम होती है। यहाँ पे भी देखें, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द ये जो पहला शेल है इसको के शेल कहेंगे, और इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। उसके के शेल के बाद ये दूसरा सेकंड नंबर पे शेल है, इसको हम एल शेल कहेंगे, और इसकी एनर्जी के शेल से तो ज्यादा होगी, लेकिन बाहर वाले जो शेल हैं इन 2 शेल से इनकी एनर्जी कम होगी। और इसी तरह तीसरे नंबर पे ये जो, इसको हम थर्ड शेल यानी एम शेल कहेंगे, और फोर्थ नंबर पे इनको हम एन शेल कहेंगे। ठीक है, ये 4 शेल ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी मिनिमम होगी, और कौन सा होता है? वो के शेल होता है, यानी के शेल की एनर्जी सबसे कम होती है। एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है कि किसकी एनर्जी सबसे कम होती है? के शेल की। द सेकंड शेल इज एल शेल, मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया है, विच हैज ग्रेटर एनर्जी, जिसकी एनर्जी ग्रेटर होती है। किससे ग्रेटर होती है? विच हैज ग्रेटर एनर्जी देन के शेल। एल शेल की जो एनर्जी है वो के शेल से ज्यादा होगी, क्योंकि सेकंड नंबर पे आता है एल शेल।
सिमिलरली द थर्ड एंड हायर शेल हैज ग्रेटर एनर्जी। इस तरह थर्ड और जो थर्ड के बाद फोर्थ होगा उसकी एनर्जी के शेल और एल शेल से भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो याद रखने पहला शेल के शेल होता है, दूसरा शेल यहाँ पे भी मैंने डायग्राम बनाई हुई है। पहला शेल जो होगा के शेल होगा, फिर एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल। ठीक है, तो कम सबसे एनर्जी किसकी होगी? के शेल की होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी? एन शेल की होगी। ओके हो गया। नेक्स्ट अगली हेडिंग है सब शेल या ऑर्बिटल। पहले मैंने वर्ड ऑर्बिट यूज किया था, अब जो वर्ड है ये ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल और चीज होती है और ऑर्बिट और चीज होती है। तो सब शेल इसका दूसरा नाम ऑर्बिटल भी है, यानी ऑर्बिटल और सब शेल एक ही चीज के दो नाम है। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल या सब शेल क्या होते हैं? ईच शेल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल और ऑर्बिटल। हर शेल को मजीद छोटे, सब डिवाइडेड का मतलब है मजीद उसे डिवाइड करके छोटे शेल के अंदर, छोटे ऑर्बिटल के अंदर या छोटे पाथ के अंदर डिवाइड किया जाता है, और उन छोटे पाथ को सब शेल या ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जैसे ना ये एक शेल है, ये एक बड़ा रास्ता है, इस बड़े रास्ते के भी मजीद इसको डिवाइड करके इसके अंदर मजीद छोटे रास्ते होते हैं, आप इस तरह समझ लें, जिनको सब शेल या ऑर्बिटल कहा जाता है, और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ओके, तो सब शेल या ऑर्बिटल क्या होगा? शेल मजीद डिवाइड करके सब शेल या ऑर्बिटल के अंदर उनको डिवाइड किया जाता है। ओके, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन सब शेल एंड शेल, या ऑर्बिट या ऑर्बिटल, सब शेल एंड शेल के अंदर डिफरेंस, या ऑर्बिट या ऑर्बिटल के अंदर डिफरेंस आ सकता है। तो शेल की डेफिनेशन ये वाली है, सब शेल की डेफिनेशन ये वाली है। पहला पॉइंट डिफरेंस आएगा तो पहला पॉइंट, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि सब शेल ये एस पी डी एन एफ ये सब शेल हैं। सब शेल को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो के शेल एल शेल मैंने अभी आपको बताया ये शेल है, और के शेल एल शेल ये देखें कैपिटल में लिखा हुआ है, तो शेल को क्या करेंगे हम? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके हो गया, तो ये दो बातें आपने याद रखनी है, एक डेफिनेशन, दूसरा सब शेल को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और शेल को जो है वो हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरे नंबर पे आप इनकी एग्जांपलें दे सकते हो। शेल की जो एग्जांपलें हैं वो के शेल, एल शेल, एम शेल है, और सब शेल की एग्जांपलें ये वाली दी हुई हैं। इस तरह ये डिफरेंस आएगा शेल एंड सब शेल में, क्या डिफरेंस है, तो आपने ये 3 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन वाला, एक रिप्रेजेंटेशन वाला, एक एग्जांपल वाला। ओके, और मजीद अगर आपको समझ ना आए तो मुझे बता देना, मैं दोबारा आपको लिख के बता दूंगा कि शेल और सब शेल में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है सब शेल के बारे में। अगला पॉइंट है नंबर ऑफ सब शेल एंड शेल, यानी एक शेल में सब शेल कितने होते हैं। तो फर्स्ट शेल के शेल होता है, मैंने अभी आपको बताया है, जो न्यूक्लियस के करीब होगा, हैज वन सब शेल। जो पहला शेल के शेल है उसके पास सिर्फ एक सब शेल होता है, और विच इज एस, जिसको एस कहा जाता है। ये स्मॉल एस लिखना है आपने, कैपिटल नहीं लिखना। ओके, सेकंड शेल जो है एल शेल है, हैज 2 सब शेल। सेकंड शेल एल शेल होता है जिसके सब शेल कितने होते हैं? 2 होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक एस है और एक दूसरा पी है। थर्ड शेल एम शेल हैज 3, थर्ड है तो इसके 3 सब शेल होंगे, फोर्थ है तो इसके अंदर 4 सब शेल होंगे, और 3 एम के अंदर कौन कौन से 3 सब शेल होते हैं? एस पी डी, और एन के अंदर एस पी डी और एफ सब शेल होते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नंबर ऑफ सब शेल इन दैट प्रेजेंट इन शेल। तो ये वाला पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि शेल के अंदर सब शेल कितने होते हैं। ओके, उसके बाद आप लोगों ने डायग्राम बनानी है। डायग्राम दरमियान में ये जो प्लस वाला है इसे न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर प्लस का चार्ज होता है। प्लस का चार्ज क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर तो 0 चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस का चार्ज। अब प्लस के चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर भी प्लस का चार्ज आ जाता है। तो ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल। ठीक है, पहला शेल के शेल, दूसरे शेल को एल शेल, तीसरे शेल को एम शेल, और चौथे शेल को हम फोर्थ शेल को एन शेल कहते हैं। और इसमें एक सब शेल होता है एस, इसमें 2 सब शेल होते हैं एस एंड पी, इसमें 3 सब शेल होते हैं एस पी एंड डी, और इसमें 4 होते हैं एस पी डी एंड एफ। ठीक है, अगली आप लोगों ने हेडिंग लगानी है लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो ये वही टॉपिक चल रहा है बोहर एटॉमिक मॉडल। उसके अंदर आपने ये सारी हेडिंग्स बना के लिखनी है, और जो मैंने हेडिंग बनाई हुई हैं यही हेडिंग्स शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकती हैं। जो मैं आपको साथ साथ बता भी रहा हूँ कि ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो शेल सब शेल है इसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, ये हमने बताना है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च या मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक चार्ज क्लाउड। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक क्लाउड की तरह होते हैं, यानी एक बादल की तरह होते हैं। whose location around the nucleus cannot predicted, whose location, जिनकी लोकेशन around the न्यूक्लियस के इर्द गिर्द cannot predicted, यानी कि प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, बताई नहीं जा सकती विद 100% सर्टेनिटी, मतलब पूरे 100% आप ये श्योर होके नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन इस जगह के ऊपर मौजूद है, ये 100% आप नहीं बता सकते, या इस जगह के ऊपर है या इस जगह के ऊपर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो रुके हुए नहीं होते। तो मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो आप कैन नॉट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उनकी लोकेशन विच 100%, कि 100% श्योरिटी के साथ आप नहीं बता सकते, ठीक है। वी कैन से दैट there is a certain probability of finding electron at certain distance from the nucleus। न्यूक्लियस से खास डिस्टेंस के ऊपर हम ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी उसकी बता सकते हैं, यानी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम है, सिर्फ यही बता सकते हैं, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं होती कि यहाँ पे ही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं बता सकते। ओके, तो ये लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में नहीं आ सकता, लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर ये भी पॉइंट बताया गया था, तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे भी कुछ इसके पॉइंट रहते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल का नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, जैसे पहला शेल के शेल है, दूसरा शेल एल शेल है, तो इस के शेल, एल शेल और एम शेल और एन शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, ये भी आपने याद रखना है। वी कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल बाय दिस फार्मूला 2n की पावर 2 where n is 1 2 3 एंड सो ऑन। n जो है वो नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, चौथा शेल है, या आगे सो ऑन, ठीक है। इस फार्मूले को यूज करके आप शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेट भी किए हुए हैं। फॉर के शेल जो है ये न्यूक्लियस के करीब होता है, पहला शेल है, तो पहला शेल है तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, n इज इक्वल टू 1। तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो n इज इक्वल टू 1 है, तो n को हटा के इसकी जगह 1 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, 1 की पावर 2 है, तो 1 की जितनी भी पावर हो तो आंसर 1 आता है, तो जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब है के शेल हैज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। कहां से कैलकुलेट किया है, इस फार्मूले को यूज करके। अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं, मजीद आपको समझ आ जाएगी। दूसरा शेल होता है एल शेल, तो एल शेल क्या है, सेकंड नंबर पे है, दूसरा शेल है, के बाद आता है, तो इसका मतलब है इसके लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अगर n की वैल्यू 2 है तो फिर जब ये फार्मूला लगाएंगे तो n को हटा के इसकी जगह 2 लिख देंगे, जब n की जगह 2 लिखेंगे तो फिर ये फार्मूला इस तरह बन जाएगा, 2 into 10 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 2। जब 2 की पावर 2 है, इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4 को जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आंसर आएगा 8। इसका मतलब है एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। एल शेल हैज मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह अगर आप m के भी कैलकुलेट करेंगे तो 18 आएंगे, 18 आएंगे, और n शेल में आप कैलकुलेट करेंगे तो 32 आएंगे। m जो है यहाँ पे n की वैल्यू आप 3 लगाएंगे तो आंसर 18 आएगा, और n की जगह 4 लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 32 आएगा। 4 शेल, 4 का मतलब है कि n शेल की बात हो रही है। तो आप याद रख लें के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एल शेल के अंदर 8 एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो फिर आपने इस तरह डायरेक्ट बता देना है कि के अंदर कितने हैं, के हैज 2 इलेक्ट्रॉन, एल हैज 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह आपने वर्डिंग के अंदर बता देना है। ओके, और आखिरी पॉइंट है
बोहर एटॉमिक मॉडल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो मैंने यहाँ पे हेडिंग लगाई हुई है, ये आपने मार्कर से हेडिंग लगानी है, जिससे पेपर भी खूबसूरत बन जाएगा, आपका टेस्ट भी खूबसूरत होगा, या आप बोर्ड के पेपर में भी इस तरह हेडिंग बना के लिखेंगे तो वो एक तो पेपर खूबसूरत बन जाएगा, नंबर 2 हर चीज वाजे हो जाएगी। चेकर को जब सारी चीजें वाजे तौर पे नजर आएंगी तो वो आपके नंबर भी ज्यादा देगा, और वो पेपर जल्दी भी चेक होता है। जो पेपर ज्यादा जल्दी चेक होता है उसके नंबर भी ज्यादा आते हैं। आखिरी हेडिंग है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। के शेल, इसके अंदर एक सब शेल होता है। एस एल शेल दूसरा शेल है, इसमें 2 सब शेल होते हैं। तीसरा शेल एम है, 3 सब शेल होते हैं। चौथा शेल एन है, 4 सब शेल होते हैं। ठीक है, तो ये तो अब इसमें असल में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं। एस हैज 2 इलेक्ट्रॉन, P has 6 electron, D has 10 electron and F has 14 electron। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सब शेल के अंदर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। या एमसीक्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि P के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज के अंदर सारे पॉइंट आ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर भी नज़र आ रहा होगा, उस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। बुक के अंदर जो है मटेरियल इकट्ठे लिखा होता है, जिससे बच्चे को याद करना मुश्किल होता है। मैंने यहाँ पे हेडिंग की शक्ल में आपको बताया है, देखें बुक के अंदर किस तरह लिखा हुआ है, जिससे बच्चे को पता नहीं चलता कि मैंने याद क्या करना है। और मैंने यहाँ पे आपको हेडिंग की शक्ल में बताया है, जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी, और आपको ये भी बताया है कि कौन से एमसीक्यूज बनेंगे और कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये था आज वाला लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।